उसकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो बड़ा डिपेंड होता है थर्मल रेगुलेशंस के लिए। तो हमें उसकी इम्पोर्टेंटली देखना चाहिए क्या उसमें हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। एंड एफिशिएंटली डिजाइन शेड कैन बी हेल्प टू लेजर थर्मल स्ट्रेस देयरबाय इंक्रीजिंग द फीड इनटेक एंड मिल्क प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो उसमें क्या होता है कि जो हर चीज़ जो उसमें बनाने में इस्तेमाल हुई है, ये काफ़ी चीज़ें उसकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को भी कंट्रोल करती है। तो हाउसिंग ऑफ डेयरी कैटल्स एंड बफलो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट under the varied climate, geographical, and economical conditions prevailing in India. Designing an idea set of building for dairy animals throughout the country is impossible. कि पूरी कंट्री में एक ही जैसा लेआउट देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पोल्ट्री जो हमारे जो लाइफ स्टॉक फार्म होते हैं उनके डिज़ाइन क्लाइमेट के हिसाब से होते हैं। एंड हैंस दी अगर हम लूज हाउसिंग सिस्टम राजस्थान के हॉट क्लाइमेट में अप्लाई करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हैंस दी प्रैक्टिकली देर इज टू सिस्टम ऑफ हाउसिंग फॉर डेयरी एनिमल्स, लूज हाउसिंग सिस्टम एंड कन्वेंशनल बार्न। जैसा कि आप लोगों ने इसके बारे में पहले ही पढ़ा है, द फार्मर बीइंग वाइडली यूज्ड फॉर द कंट्री। ये जो दो हाउसिंग सिस्टम है ये अपने पूरे इंडिया में फार्मर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। एज यू नो, एज लूज हाउसिंग सिस्टम इज वेरी प्रैक्टिसाइजिंग इन वेरी ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ पोल्ट्री ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ लाइवस्टॉक फार्मिंग। और कन्वेंशनल बार्न का मतलब ये है कि जो आपके घरों में जो हम पशु रखते हैं स्पेशली हरियाणा में, तो वो कन्वेंशनल तरीका है। तो उसी का जो मॉडिफाई फॉर्म है वो डेयरी सेक्टर में यूज होता है। तो सबसे पहले आता है लूज हाउसिंग सिस्टम। लूज हाउसिंग सिस्टम के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। एंड इट इज सिस्टम ऑफ हाउसिंग विच एनिमल्स आर केप्ट लूज एंड टू ओपन पैडलॉक थ्रू आउट द डे एंड नाइट एक्सेप्ट द टाइम ऑफ मिल्किंग एंड ट्रीटमेंट। एंड in the system, shelter is provided along one side of open padlock under which animals can be retired, and when it's very hot and cold during rains. uh, तो क्या होता है लूज हाउसिंग सिस्टम में, क्या होता है कि 1/3 जो एनिमल्स का जो फार्म होता है उसमें क्या करते हैं 1/3 कवर कर देते हैं, 2/3 वो ओपन छोड़ते हैं। और जब एनिमल्स को जो ज़्यादा हॉट और वो फील होता है तो वो कवर्ड के अंदर आ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउसिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड डेयरी सेक्टर्स। एंड इसके एडवांटेज क्या है? द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज चीपर और फ्यूचर एक्सपेंशन इज possible. The animals can move freely so that it will get sufficient exercise. तो एनिमल क्या करेगा, इसमें एक दूसरी जगह पे जाएगा तो उसमें क्या होगा कि हम उसमें प्रॉपर एक्सरसाइज भी रहेगी एंड द एनिमल कैन बी केप्ट क्लीन, एनिमल क्लीन रहेगा एंड मोर कॉमन फीडिंग एंड वाटरिंग अरेंजमेंट इज पॉसिबल। एक ही इंडिविजुअल के लिए हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कॉमन फीडिंग और वाटरिंग के थ्रू हम काम चला सकते हैं अपना। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन इज पॉसिबल इन दिस केस। इसके डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मोर। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि अगर हम हमारे पास दो ही एनिमल है, उसके लिए लो हाउसिंग सिस्टम बनाए वो महंगा पड़ता है, अगर हम ज़्यादा के लिए बनाए तो सस्ता पड़ता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मोर। फ्यूचर एक्सपेंशन इज डिफिकल्ट। हाँ, ये हो सकता है कि जो फ्यूचर एक्सपेंशन है पॉसिबल है लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट है। बट स्टेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस, नॉट स्टेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर हम राजस्थान के किसी ड्राई और ज़्यादा टेम्परेट रीजन में अगर लूज हाउसिंग सिस्टम को फॉलो करवाएं तो वो एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट। अगर हम फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें अलग एनिमल के हिसाब से अलग अलग होगा। जैसे बुल की बात करें, बुल के लिए हमें कवर्ड एरिया है वो 12 मीटर स्क्वायर, ओपन एरिया 24 मीटर स्क्वायर देना पड़ेगा। काऊ के लिए 3.5 और ओपन है वो 7 देना पड़ेगा। बफेलो के लिए 4 और 8, डाउन कावर 12 और 12,
यंग काव के लिए 1 मीटर स्क्वायर और 2 मीटर स्क्वायर कवर्ड और ओपन एरिया देना पड़ेगा। अगर हम ओल्ड काव की बात करें तो उसके लिए हमें 2 मीटर स्क्वायर और 4 मीटर स्क्वायर देना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स पर पेन, इसमें हम बुल्स को 1 रख सकते हैं, काऊ को 50 रख सकते हैं। मैक्सिमम एनिमल की बात करें, डाउन कावर को 1 ही रखना चाहिए। यंग काऊ है वो 30 रख सकते हैं, ओल्ड काऊ भी 30 रख सकते हैं। और द हाइट ऑफ सेड इन सेंटीमीटर, उस साइड की हाइट क्या होनी चाहिए? इन केस ऑफ 1 सेंटीमीटर 175 सेंटीमीटर इन मीडियम एंड हैवी रेनफॉल एंड 220 सेंटीमीटर इन ड्राई रीजन्स। जो ड्राई रीजन होते हैं, ड्राई रीजन जैसे हमारा एरिया है काफ़ी डेवलप्ड, जो हिसार के आसपास का एरिया है वो थोड़ा ड्राई सा है, तो वहाँ पे हम 120 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली, वहाँ पे 175 सेंटीमीटर की हाइट है वो सफिशियंट होती है। शेड की हाइट है ये जो कवर्ड एरिया होता है उसकी हाइट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज टाइप ऑफ एनिमल्स। हाँ, उसके लिए फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट है। अडल्ट एनिमल एंड बफलो के लिए हम 70 फीडिंग एंड वाटरिंग स्पेस की बात करें तो 60 to 70 सेंटीमीटर जरूरत पड़ती है। टोटल मेजर लेंथ है फॉर ए पेन ऑफ 100 एनिमल्स, तो इसमें 6000 to 7500 की जो आसपास हो रहेगी। टोटल वाटर टैंक लेंथ इन ए पेन फॉर 100 एनिमल्स, एक 100 एनिमल्स के लिए जो वाटर टैंक है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? वो 600 से 700 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर के बीच में आप रख सकते हो। और काव के लिए 40 से 70 स्पेस रिक्वायरमेंट, मैनेजर की लेंथ है वो 4000 से 5000 सेंटीमीटर, और वाटरिंग रिक्वायरमेंट है वो 400 से 500 के बीच में सेंटीमीटर रख सकते हो आप। अगर हम डायमेंशन ऑफ फीड मैनेजर की बात करें, फीड मैनेजर का क्या रहेगा? इसमें हम अडल्ट एंड बफलो के लिए 40-60 सेंटीमीटर, डेप्थ है वो 40 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इनर वॉल है वो हमें 50 सेंटीमीटर रखनी है। ये फीड मैनेजर की बात हो रही है, जिसे हम गमांड बोलते हैं ना, ये उसकी बात हो रही है। और काफ के लिए हम बात करें तो हाइट है ना, विड्थ है वो 40, डेप्थ है वो 15 एंड हाइट है वो 20 रख सकते हैं।